जय हिंद साथियों, जेबीआर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। देखिए, इससे पहले अपने जेनेटिक्स वाला चैप्टर था वो पूरा कर दिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। देखिए, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपके न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए, यदि इस न्यूक्लिक अम्ल की बात करें भी, न्यूक्लिक अम्ल क्या है तो अपन सामान्यतः इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यदि न्यूक्लिक अम्ल की बात आए तो अपन कहते हैं एक तो डीएनए जो है ये भी न्यूक्लिक अम्ल है। यदि आरएनए की बात करें राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो ये भी न्यूक्लिक अम्ल है, और ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए जो है ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल कहते किसे हैं, इसमें ऐसी क्या पाई जाती है, इसके अंदर इसमें क्या अलग पाया जाता है। तो देखिए, यदि न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो इसके डीएनए जो आरएनए है, डीएनए और आरएनए है, ये बड़े अणु है या छोटे अणु है, तो ये बड़े अणु है। अब जब बड़े अणु है तो एकलक है बहुलक है, तो ये बहुलक होंगे। किसके बहुलक होंगे भाई? न्यूक्लियोसाइडों के बहुलक होंगे। अब जब बहुलक है, बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने हैं, तो ये इकाइयां विषम होगी, सम होगी, अलग अलग होगी, एक जैसी होगी। तो अलग अलग होगी तो अपन कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो है यह न्यूक्लियोटाइडों का विषम बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइडों का विषम बहुलक है। इसका क्या मतलब है भी? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों से बने होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं ना तो उसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइडों का विषम बहुलक है। बहुलक का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, विषम का मतलब है अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरी बात करें तो इस न्यूक्लिक अम्ल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड या अपन कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ठीक है जी भाई, सीधी सी बात है। यदि न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, जैसे डीएनए और आरएनए, क्या है डीएनए और आरएनए? तो अपन कह सकते हैं डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइडों के विषम बहुलक है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये जो डीएनए है, ये जो आरएनए है, ये कैसे बने होते हैं। इस न्यूक्लिक अम्ल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, यदि इसके निर्माण की बात करें तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले जो नाइट्रोजन क्षारक है, और जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ये नाइट्रोजन क्षारक किसके साथ क्रिया करते हैं भी? पेंटोज शर्करा के साथ। पेंटोज शर्करा के साथ क्रिया करते हैं। और जब नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज शर्करा के साथ क्रिया करते हैं, जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नई संरचना बनती है। उस नई संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो एक और नई संरचना बनेगी, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड का जब बहुलीकरण करते हैं, इस न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयां लेते हैं या इसका बहुलीकरण करते हैं,
तो क्या बनता है भी, तो बन जाता है आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अरे इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कहा जाता है भी, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही क्या बने होते हैं, डीएनए और आरएनए बने होते हैं। सिंपल सी बात है, जब नाइट्रोजन क्षारक जो है पेंटोस शर्करा के साथ क्रिया करते हैं तो जो नई संरचना बनेगी वो बनेगी न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का जब बहुलीकरण करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड आपस में, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से ही किसका निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है जी, चलिए अब सबसे पहले अपन बात करेंगे नाइट्रोजन क्षारक के बारे में कि नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किससे बने होते हैं। फिर पेंटोस शर्करा की बात करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के क्या बना देंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, फिर इसके साथ फॉस्फेट समूह जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर सब न्यूक्लियोटाइडों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारकों की। नाइट्रोजन क्षारक, अरे नाइट्रोजन क्षारक, यदि नाइट्रोजन क्षारकों की बात करें तो यह एक प्रकार के विषम चक्रीय वलय होते हैं। विषम चक्रीय वलय, यदि पूछे भाई नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, आगे हम पूरा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक है यह विषम चक्रीय वलय होते हैं। अब यदि इस नाइट्रोजन क्षारक की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भी, एक तो होता है प्यूरिन, एक तो नाइट्रोजन क्षारक होता है प्यूरिन, और दूसरा नाइट्रोजन क्षारक कौन सा होता है भी, पिरिमिडीन। यदि नाइट्रोजन क्षारकों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। अब यदि क्वेश्चन पूछे कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर क्या है, प्यूरिन भी दो प्रकार, प्यूरिन के अंदर भी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, पिरिमिडीन के अंदर भी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है भी। यदि इस प्यूरिन की बात करें, यदि इस प्यूरिन की अपन बात करें ना, तो इस प्यूरिन के अंदर कितने वलय पाए जाते हैं भी, दो वलय पाए जाते हैं। यदि किसी नाइट्रोजनिक क्षारक के अंदर दो चक्रीय वलय पाए जाते हैं, अब जब दो चक्रीय वलय पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्यूरिन कहा जाता है। और यदि किसी नाइट्रोजन क्षारक के अंदर केवल एक ही चक्रीय वलय पाया जाता है और एक ही चक्रीय वलय पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पिरिमिडीन कहा जाता है। तो इस वलय के आधार पर इनको दो भागों में बांटा नाइट्रोजन क्षारकों को, एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। जिसके अंदर एक वलय पाया जाता है उसे पिरिमिडीन कहा जाता है, और जिसके अंदर दो वलय पाए जाते हैं उसे प्यूरिन कहा जाता है। अब यदि प्यूरिन की बात करें तो इसके अंदर दो नाइट्रोजनिक क्षारक आते हैं, कौन कौन से भी, एक तो आता है एडेनिन, एक तो आता है एडेनिन जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा आता है ग्वानिन और इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों को कौन सा क्षारक कहा जाता है, प्यूरिन क्षारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कितने वलय पाए जाते हैं, दो वलय पाए जाते हैं। दूसरा यदि पिरिमिडीन की बात करें तो इसके अंदर तीन नाइट्रोजनिक क्षारक आते हैं, कौन कौन से आते हैं भी, एक तो आता है साइटोसिन, एक तो आता है साइटोसिन, एक आता है थाइमिन और एक आता है यूरेसिल। यूरेसिल, यदि साइटोसिन की बात करें तो इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है और इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है जी।
अब देखिए सीधी सी बात है, इसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन दो नाइट्रोजन क्षारक आते हैं, इसके अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल तीन प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि कोई डीएनए है, यदि मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए की संरचना देखोगे तो इस डीएनए की संरचना के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन ये तो क्या होते हैं भाई, ये तो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यदि डीएनए की संरचना देखोगे तो इसके अंदर ये जो यूरेसिल है ये क्या होता है भाई, ये एब्सेंट होता है। ठीक है भाई, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, यदि डीएनए की संरचना आप देखोगे तो उस डीएनए की संरचना के अंदर चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है जी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये चार नाइट्रोजनिक क्षारक जो है ये तो केवल डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर यूरेसिल क्या होता है भाई, अनुपस्थित होता है। यदि अपन आरएनए की बात करें, राइबोज न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये क्या होते हैं भाई, ये तो होते हैं प्रेजेंट। लेकिन यदि अपन थाइमिन की बात करें तो ये थाइमिन इसके अंदर क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है रे। ठीक है, तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में अपन अंतर भी कर सकते हैं। यदि किसी के अंदर यूरेसिल एब्सेंट होता है तो वो डीएनए है, और यदि किसी के अंदर थाइमिन एब्सेंट होता है किसी श्रृंखला के अंदर तो वो क्या है भाई, वो है आपके आरएनए। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन क्षारक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडेज। चलिए अगला देखो भाई, आगे यदि बात करें तो देखो सबसे पहले अपन ने कहा था भी, सबसे पहले अपन ने कहा था भी नाइट्रोजन क्षारक किसके साथ क्रिया करता है, पेंटोज शर्करा के साथ क्रिया करता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्षारक पढ़ा, अब हम बात करेंगे पेंटोज शर्करा के बारे में। पेंटोज शर्करा, देखिए यदि पेंटोज शर्करा की बात करें तो ये 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। यदि पेंटोज शर्करा की बात करें तो 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। ठीक है जी, और ये पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है राइबोज शर्करा, एक तो होती है राइबोज शर्करा और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। भाई सीधी सी बात है, यदि पेंटोज शर्करा की बात करें तो पेंटोज शर्करा को दो भागों के अंदर बांटा जाता है, एक तो राइबोज शर्करा और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। नाम से पता चल रहा है यदि राइबोज शर्करा है तो किसमें पाई जाती है, ये आरएनए के अंदर पाई जाती है। और यदि डीऑक्सी राइबोज श्रृंखला है तो ये किसमें पाई जाती है भी, तो ये पाई जाती है आपके डीएनए के अंदर। और यदि इन दोनों के अंदर अंतर की बात करें तो देखिए अंतर कैसे होगा, यदि राइबोज श्रृंखला की बात करें तो राइबोज श्रृंखला जो है कुछ इस प्रकार से होती है, यहां पर एक ऑक्सीजन समूह जुड़ा रहता है, यदि राइबोज श्रृंखला की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से जो श्रृंखला होती है उसे कहा जाता है राइबोज श्रृंखला। और यदि इसकी बात करें डीऑक्सी राइबोज श्रृंखला, तो डीऑक्सी राइबोज श्रृंखला कुछ इस प्रकार से होती है, 5 कार्बन युक्त श्रृंखला होती है, CH2OH, यहां पर जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंध,
OH। अब देखिए अब यदि अपन राइबोस श्रृंखला और डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला की बात करें तो ये वाली श्रृंखला जो है इसे तो कहा जाता है राइबोस श्रृंखला, ये वाली श्रृंखला है इसे कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला। देखिए अपन जब डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं ना तो डीएनए और आरएनए में से अधिक स्थायी कौन है भाई? अधिक स्थायी की बात करें तो कौन है? अधिक स्थायी डीएनए होता है। क्यों अधिक स्थायी होता है भाई? क्योंकि डीएनए जो है उसके अंदर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि उसकी संरचना में चेंज हो जाता है। देखिए यदि अपन इस संरचना की बात करें, ये तो है राइबोस शर्करा, ये है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, इन दोनों में अंतर क्या है भाई? इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों के अंदर किसका अंतर है भाई? केवल एक ऑक्सीजन का अंतर है। इन दोनों के अंदर केवल किसका अंतर है भाई? केवल ऑक्सीजन का अंतर है। ठीक है, अब देखिए यदि यहां पर इधर जो है एक ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है आरएनए के अंदर, और डीएनए की बात करें तो यहां पर केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अब जब यहां पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है तो यहां पर ऑक्सीजन पाया जाता है तो यह क्या होता है भाई? यह अधिक क्रियाशील होता है। अरे यह कैसा होगा भाई? अधिक क्रियाशील होगा कि नहीं होगा? यह अधिक क्रियाशील होगा। और यदि यहां पर केवल हाइड्रोजन पाया जाता है तो यह क्या होगा भाई? कम क्रियाशील होगा। कैसे भाई? अधिक क्रियाशील क्यों होगा भाई? केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो ना कि यदि ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन समूह जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील होता है। अब जब अधिक क्रियाशील है तो इसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है, क्योंकि किसी न किसी से क्रिया करता रहेगा, क्रिया करेगा तो उसका स्थायित्व क्या होगा? कम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यह आरएनए जो है ना, इस आरएनए में ओ एक्स्ट्रा समूह पाया जाता है। एक्स्ट्रा समूह पाया जाता है तो ये अधिक क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशील होता है इस कारण इसका स्थायित्व क्या होता है भाई? स्थायित्व जो है वो क्या होगा भाई? कम होगा। और यदि डीएनए की बात करें तो डीएनए में तो केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो केवल अकेला हाइड्रोजन कम क्रियाशील होगा, और जो क्रिया कम करेगा उसका स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा होगा। इस कारण अपन कह सकते हैं डीएनए जो है क्या होगा भी? डीएनए का स्थायित्व है, स्थायित्व की बात करें तो डीएनए का स्थायित्व कैसा होता है? अधिक होता है। ये दोनों इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, एक तो डीएनए की संरचना है और दूसरी आरएनए की संरचना है। डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन समूह की एक ऑक्सीजन की कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी है तो वो कम क्रियाशील होता है, और जिसकी क्रियाशीलता कम होती है वो हमेशा अधिक स्थायी होता है। ये अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और आरएनए की बात करें तो यहाँ पर OH समूह पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। तो अपन कह सकते हैं आरएनए की तुलना में डीएनए जो है वो कैसा होता है? अधिक क्रियाशील होता है, अधिक स्थायी होता है। कम क्रियाशील होता है और अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है और ये इसकी संरचना है। दोनों संरचना में अंतर क्या है? केवल ऑक्सीजन का। ठीक है जी, चलिए अगला देखो भाई। ये तो हो गई आपके पेंटोस शर्करा। अब पेंटोस शर्करा के बाद अपन क्या पढ़ेंगे भी? ये तो हो गई पेंटोस शर्करा। अब देखिए सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक। और ये नाइट्रोजन क्षारक किसके साथ क्रिया करता है भी? पेंटोज शर्करा के साथ। और जब ये पेंटोज शर्करा के साथ क्रिया कर लेता है तो जो नई संरचना बनती है उस नई संरचना को क्या कहा जाता है भाई? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। उस नई संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए नाइट्रोजन क्षारक की अपन ने बात कर दी और पेंटोस शर्करा की भी बात की,
तो जब पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षारक जुड़ जाएगा ना, तो जो नई संरचना बनेगी उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। कैसे जुड़ता है भी? तो देखो, अब देखिए कैसे जुड़ेगा भी। तो ये ऑक्सीजन है, यहां पर होगा CH2OH, यहां पर होगा हाइड्रोजन, यहां पर हो जाएगा HOH। यदि डीएनए की बात करें, डीएनए की संरचना बनेंगे तो यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां H और यहां पर OH। अब देखिए सीधी सी बात है कि यदि अपन, ये कौन सी शर्करा है? ये पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा के अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं भी। ये रहा देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। कितने कार्बन पाए जाते हैं भी? 5 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब ये 5 कार्बन जो है, इस पेंटोज शर्करा किससे क्रिया करेगा भी? नाइट्रोजन क्षारक से क्रिया करेगा, तो नई संरचना बनेगी, उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर ये जो OH समूह है, ये OH समूह यहां से हट जाता है और इस OH समूह की जगह क्या जुड़ेगा भी? इस OH समूह की जगह नाइट्रोजन क्षारक जुड़ जाता है। और जब यहां पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ जाता है तो ये जो नई संरचना बनी, इस नई संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ये जो नई संरचना बनती है इसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अब देखिए, ये नाइट्रोजन क्षारक है, ये फर्स्ट कार्बन है, इन दोनों ये जब जुड़ेंगे तो एक बंध बनाएंगे। इस बंध को क्या कहा जाता है भी? नाइट्रोजन क्षारक वे नाइट्रोजन क्षारक व पेंटोज शर्करा जो है ना, पेंटोज शर्करा के मध्य बंध, जो बंध बनेगा इस बंध को क्या कहा जाता है? इस बंध को कहा जाता है बीटा एन ग्लूकोसाइड। इस बंध को क्या कहा जाता है भी? इस बंध को बीटा एन ग्लूकोसाइड कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है, पहले कार्बन से ये नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेंगे तो कुछ न कुछ बंध बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? किसी न किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। इस बंध को क्या कहा जाता है? बीटा एन ग्लूकोसाइड बंध कहा जाता है। ठीक है जी। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन क्षारक जो है, नाइट्रोजन क्षारक जो है वो हमेशा कौन से कार्बन पर जुड़ते हैं? फर्स्ट कार्बन पर जुड़ते हैं। ये पहला कार्बन है ना, इस पेंटोज शर्करा का जो फर्स्ट कार्बन है उसी कार्बन पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अब ये जो आपस में जुड़ गए ना, तो इस श्रृंखला को या इस संरचना को क्या कहा जाता है भी? इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्यों बना? क्योंकि नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा आपस में जुड़ गए। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो नई संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब देखो, ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है जी, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब क्या बनेगा भी? अब आगे हम बात करेंगे, जब ये न्यूक्लियोसाइड है ना, अब यदि इस न्यूक्लियोसाइड की बात करें ना, ये न्यूक्लियोसाइड किससे क्रिया करेगा भी? अरे ये न्यूक्लियोसाइड जो है ये किससे क्रिया करेगा? ये क्रिया करेगा फॉस्फेट समूह से। फॉस्फेट समूह से क्रिया करेगा। फॉस्फेट समूह से क्रिया करेगा। फॉस्फेट समूह का सूत्र होता है H3PO4। ठीक है जी। जब ये फॉस्फेट समूह से क्रिया करेगा तो जो नई संरचना बनेगी
वो संरचना क्या हो जाएगी भी, वो होगी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, देखिए देखिए सीधी सी बात है, न्यूक्लियोसाइड जो है, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट समूह ऐड हो जाएगा ना, तो जो भी नई संरचना बनेगी उस संरचना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। देखिए कैसे बनती है। अब सबसे पहले यदि संरचना की बात करें तो संरचना कैसे बनती है वो देखो। अब यहां पर तो H जुड़ेगा, यहां OH, यहां पर H, यहां पर भी H, यहां पर H, और यहां पर क्या होगा भी, यहां पर तो नाइट्रोजन सारक जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन सारक जुड़ा हुआ है। और ये जो नाइट्रोजन सारक जुड़ा हुआ है, ये कौन से बंध के माध्यम से जुड़ा हुआ है भी, ये बीटा एन ग्लूकोसाइड बंध के द्वारा, बीटा एन ग्लूकोसाइड बंध जो है, इस बीटा एन ग्लूकोसाइड बंध के द्वारा ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये हो गया पांचवा कार्बन। ठीक है जी। अब देखिए ये जो संरचना है ना, ये संरचना बन गई, इस संरचना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, और जैसे ही फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो जो नई संरचना बनेगी उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। कैसे बनेगा न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड हमेशा कैसे बनता है भी, ये वाला जो कार्बन है ये यहां से OH समूह हट जाता है, और जैसे ही OH समूह हटेगा तो यहां पर क्या जुड़ेगा भी, यहां पर जुड़ जाएगा फॉस्फेट समूह। और जब ये फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, जैसे ही यहां पे फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो ये जो अब संरचना बनेगी, इस संरचना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो फॉस्फेट समूह है, ये फॉस्फेट समूह हमेशा कौन से कार्बन पर जुड़ता है भी, ये फॉस्फेट समूह पांचवें कार्बन पे जुड़ता है। अरे फॉस्फेट समूह कौन से कार्बन पर जुड़ता है, तो फॉस्फेट समूह हमेशा पांचवें कार्बन पे जुड़ता है। और इस न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट समूह दोनों आपस में जुड़ेंगे तो किसी न किसी बंध के माध्यम से जुड़ेंगे, और उस बंध को क्या कहा जाता है, उस बंध को कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बंध। फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा जो है दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इस संरचना को क्या कहा जाता है भी, इस पूरी संरचना को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, यह न्यूक्लियोसाइड है, जैसे ही फॉस्फेट समूह जुड़ा तो पूरी संरचना बनेगी, उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। फॉस्फेट समूह जुड़ा तो एक बंध के द्वारा जुड़ेगा, उस बंध को फॉस्फोएस्टर बंध कहा जाता है। और कौन से कार्बन पे जुड़ेगा भी, हमेशा पांचवें कार्बन पर ही जुड़ता है। अब देखिए एक और बात बताते हैं, यदि बात करें ना तो ये फॉस्फेट समूह की बात करें, यदि इस फॉस्फेट समूह की बात करें तो फॉस्फेट समूह धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है। अरे फॉस्फेट समूह की बात करें तो फॉस्फेट समूह धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है। तो फॉस्फेट समूह जो है वो हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। यदि इसकी बात करें तो PO3 PO4 -3 इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है भी, ये ऋण आवेश है। अब फॉस्फेट समूह जब ऋण आवेश है और फॉस्फेट समूह इस श्रृंखला पर जुड़ता है और इसी श्रृंखला से डीएनए बनता है, तो सीधी सी बात है डीएनए की प्रकृति कैसी होगी भी, अब ये फॉस्फेट समूह ऋणावेशित है, नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो जब ये डीएनए पे जुड़ेगा तो डीएनए भी क्या होगा भी, डीएनए की प्रकृति भी नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, इस फॉस्फेट समूह के कारण, क्योंकि इस फॉस्फेट समूह की प्रकृति नेगेटिव होती है। जब ये पांचवें कार्बन पर जुड़ेगा ना
तो डीएनए की प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होगी। इसी कारण अपन कहते हैं डीएनए और आरएनए दोनों की प्रकृति कैसी होगी भी, नेगेटिव होती। देखिए इससे आगे जो भी है पेंटोस शर्करा पढ़ेंगे, पेंटोस शर्करा पढ़ेंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है जब भी हमारी अगली क्लास होगी उस समय बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।